तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। हर बार आपके हाफ ईयरली या फाइनल में क्वेश्चन आता ही आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम बात करें इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको इसमें नेम क्या क्या ध्यान रखने होते हैं। फर्स्टली ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो इसको बोलते हैं ओवरी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जब हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में रीड किया था, तो वहाँ पे हमने बात की थी जो ओवरी है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। और इसके अलावा कौन कौन से नेम इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इससे जस्ट आगे का ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और इसका अदर नेम होता है, इसको ओविडक्ट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ओविडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आपको नेम क्या ध्यान रखना है, ये जो वॉल है इसको हम बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं इसको? यूट्रस बोलते हैं। ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं सर्विक्स। और ये जो स्पेस है पासेज जो है इसको बोलते हैं वेजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ऑर्गन्स के नेम आपको ध्यान रखने होते हैं और इनके बारे में वन बाय वन हम रीड करते हैं। तो अभी अगर हम बात करें ओवरी के बारे में, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट ये क्या है, ये वन पेयर होती है। आप देख पा रहे हो एक ओवरी इधर प्रेजेंट और एक इस साइड में मैंने बना रखी है। तो ओवरी जो होती है फीमेल बॉडी में क्या होती है, वन पेयर होती है। और अगर आपसे पूछा जाए पोजीशन कहाँ पे है, तो आप बताओगे इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं ओवरीज, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है इसके बारे में पॉइंट, तो आप बताते हो ये ओवरी है तो इससे जो है प्रोडक्शन होती है, क्या क्या मटेरियल प्रोडक्ट होता है, इससे प्रोड्यूस क्या होता है, तो आप बताते हो एग सेल। एग सेल ओवरी से क्या रिलीज होते हैं या क्या प्रोड्यूस होते हैं, तो आप बताओगे एग सेल। ठीक है, इसको हम ओवम भी कहते हैं और इसको ओवा भी बोला जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा क्या प्रोडक्शन होता है ओवरी से, तो 2 हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था वैसे ही। एक तो इसमें नेम आता है एस्ट्रोजन और सेकंड इसमें नेम क्या आता है, प्रोजेस्टेरॉन। वन पेयर होती है, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, एग सेल ओवम या फिर ओवा का प्रोडक्शन होता है और 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं ओवरी के बारे में। अभी यहाँ पे जो एग सेल प्रोड्यूस हुए हैं, मान लीजिए ये एग सेल है, ये एग सेल यहाँ से आगे ट्रेवल करेंगे, इस पोर्शन में आते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं ओविडक्ट। एग सेल जो है यहाँ से ट्रेवल करते हुए इस पोर्शन में यहाँ तक आता है। और ध्यान रखना, आपको मैं कंडीशन बता दूँ कि फीमेल बॉडी में फीमेल बेबी अगर हम बात करें जब बर्थ करता है तो उसी टाइम ओवरी के अंदर जो है बहुत सारे जो है एग बनना शुरू हो जाते हैं। बट वो किस कंडीशन में होते हैं, तो आप बताओगे इमैच्योर होते हैं। बेबी जब बर्थ करता है, फीमेल बेबी गर्ल जो है बर्थ करती है, तो उसी टाइम जो है ओवरी के अंदर जो है इमैच्योर एग प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाए इसमें मैच्योरिटी कब आती है, इसमें मैच्योरिटी कब आती है, तो याद करो लास्ट क्लास में हमने एक एज रीड की थी, एज ऑफ प्यूबर्टी। एज ऑफ प्यूबर्टी, गर्ल्स में एज ऑफ प्यूबर्टी क्या थी, तो मैंने बताया था 12 to 14 ईयर। इस एज में जो है ये जो इमैच्योर एग है ये क्या होने लग जाते हैं, मैच्योर होने लग जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से ये जो एग सेल है ये आगे ट्रेवल करेगी, इस पार्ट में आती है, नेम मैंने क्या बताया, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब रीड किया था तो वहाँ पे हमने एक बात की थी, प्रोडक्शन हुई थी स्पर्म सेल की। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उस स्पर्म सेल की प्रोडक्शन होती है। वो स्पर्म सेल जो हैं यहाँ फीमेल बॉडी के अंदर
यहाँ इस पार्ट से एंटर करते हैं। स्पर्म सेल जो हैं, जब मेल बॉडी और फीमेल बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है तो मैंने लास्ट टाइम एक ऑर्गन बताया था, मस्कुलर ऑर्गन, नेम था पेनिस। इसकी हेल्प से क्या होता है, जो स्पर्म सेल है उसको फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। स्पर्म सेल को फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अगर हम बात करें ना, स्पर्म सेल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए स्पर्म सेल जो है कहाँ तक एंटर करेंगे, इस पार्ट तक, फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ जिसको हम कह रहे हैं ओविडक्ट। स्पर्म सेल जो है मूवमेंट कर सकते हैं, और मूवमेंट करते हुए कौन से पार्ट तक आते हैं, तो क्या बताओगे आप, यहाँ ओविडक्ट, यहाँ तक आते हैं। और ये फिर क्या होगा, एग सेल और स्पर्म सेल ये दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं इस पार्ट में, इन दोनों में फ्यूजन होता है, क्योंकि हम जानते हैं ये जो स्पर्म सेल है ये मेल गैमिट है और जो एग सेल है ये फीमेल गैमिट है। मेल और फीमेल गैमिट आपस में मिलते हैं, फ्यूजन होता है, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो आपका आंसर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहीं पे होती है इस पार्ट में। नेम क्या है इसका, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो नेक्स्ट जो कंडीशन बनती है, स्टेज आती है, इसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं इसको, जाइगोट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है इसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ये जो जाइगोट है, आपसे पूछा जाए इसका नरिशमेंट, यानी कि ये जो सेल है इसको न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन की जो है डिमांड इसकी कैसे पूरी होती है, तो आप बताओगे जब ये इस पार्ट में एंटर करता है। अब एग सेल जब फर्टाइल हो जाएगी स्पर्म सेल से तो ये आगे ट्रैवल करेगी, और इसको रिसीव करने के लिए कि ये जो वॉल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस वॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे आके ये एम्बेडेड हो जाती है, यहाँ पे इस पार्ट पे। जाइगोट सेल की हम बात कर रहे हैं। जाइगोट में क्या होता है, डिवीज़न होता है। जाइगोट एक सेल है, सिंगल सेल, इसमें डिवीज़न होगा तो एम्ब्रायो बनता है। ये जो एम्ब्रायो है ये यूट्रस बॉडी के साथ अटैच रहता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो मैं एक यहाँ पे मैंने टिश्यू बनाया है, ये जो एम्ब्रायो है, यानी कि जो फ्यूचर न्यू बॉर्न बेबी की अगर हम बात करें, वो बॉडी से अटैच रहता है यूट्रस के साथ, इस वॉल के साथ। तो इन दोनों की जो अटैचमेंट है ये किसके कारण होती है, एक टिश्यू के कारण होती है। किसके कारण होती है, एक टिश्यू के कारण होती है, और इस टिश्यू को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको, प्लेसेंटा बोलते हैं। नेम इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम रीड कर रहे हैं। प्लेसेंटा क्या होता है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक ऐसा टिश्यू है जिसके कारण मदर बॉडी और जो एम्ब्रायो है ये आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। मदर जो भी फीड लेती है वो एम्ब्रायो को कैसे मिल पाता है, इस टिश्यू की हेल्प से। नेम क्या है, प्लेसेंटा। ठीक है, अगर हम बात करें एम्ब्रायो वाली साइड से, इधर से, तो यहाँ पे तो जो है विली, इस साइड जो है विली ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। विली के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, वहाँ से रीड कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, और मदर बॉडी की जो साइड है, अगर इधर हम बात करें, ये जो यूट्रस वॉल है, इस विली को कवर्ड की होती हैं ब्लड वेसल्स। तो मदर बॉडी से जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू नरिशमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करवाई जाती है एम्ब्रायो को। और ये कैसे एंटर करती है, इस विली की हेल्प से। विली का फंक्शन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाती है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एम्ब्रायो और यूट्रस के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये बॉडी दोनों के अटैचमेंट में रहती है, वो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के थ्रू जो है मदर अपने बेबी को क्या करती है, जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। ऐसे अगर हम बात करें, जो एम्ब्रायो है ये प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या है, जो बॉडी की वेस्टेज है इसको मदर के ब्लड में मिक्स कर देता है। एम्ब्रायो अपनी बॉडी से जो भी वेस्टेज एक्सक्रीट करेगा वो मदर बॉडी के अंदर एंटर करता है इस प्लेसेंटा के थ्रू। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्गन हमने रीड किया ओवरी, और इसको हम बोलते हैं, जैसे मेल बॉडी में हमने टेस्टिस को बोला था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी जो है इधर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहती है। ये आपको ध्यान रखना है।
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से रहेंगे तो आप बताओगे, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, है ना, सर्विक्स और वेजाइन, ये सारे कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं। ओवरी में एग प्रोड्यूस होते हैं, बर्थ से ही क्या होता है, गर्ल्स के अंदर जो है ओवरीज के अंदर एग बनते हैं, बट वो इमेच्योर होते हैं, मैच्योर कब होते हैं, प्यूबर्टी वाली एज में। और जहाँ से जब ये एज ऑफ प्यूबर्टी में क्या होता है, हर 1 मंथ में एक एग सेल जो है रिलीज होता है, और वो किस पार्ट में आता है, नेम है फेलोपियन ट्यूब। अगर यहाँ इसके कॉन्टैक्ट में स्पर्म सेल आता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और फर्टिलाइजेशन से फर्स्ट सेल बनती है, नेम है जाइगोट। जाइगोट, और जाइगोट में जब सेल डिवीजन होता है तो स्टेज आती है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रायो। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रायो बोलते हैं। एम्ब्रायो मदर बॉडी के यूट्रस वॉल से अटैच रहता है एक टिश्यू के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा की हेल्प से क्या होता है, नरिशमेंट और ऑक्सीजन गैस की जो डिमांड है एम्ब्रायो के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। अब एम्ब्रायो के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, फीटस, और फिर लास्ट स्टेज इसमें क्या रहती है, न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, यानी कि डेवलप हो जाता है बेबी अच्छे से, उसके बाद डिलीवरी वगैरह अपने कहते हैं मदर जो है बेबी को करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, नोट करो इसको, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछना। अगर हम बात करें ये यूट्रस जो पार्ट है, इसके बारे में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो वॉल है ये रिचली सप्लाइड होती है किससे, ब्लड वेसल से। ये जो यूट्रस की वॉल है ये रिचली सप्लाई होती है किससे, ब्लड वेसल से। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी नरिशमेंट मिलना है एम्ब्रायो को वो किससे मिलेगा, ब्लड में से मिलेगा ना। ब्लड के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो टिश्यू, ये जो प्लेसेंटा है, इसकी हेल्प से एम्ब्रायो के अंदर एंटर करेंगे। तो ये जो यूट्रस की वॉल है ये थिकनेस रखती है अपने आप में, स्पॉन्जी होती है। कैसी होती है यूट्रस वॉल, आप बताओगे, थिक एंड स्पॉन्जी। और आप ये बताओगे ये कैसी होती है, रिचली सप्लाइड, रिचली ब्लड सप्लाई। आप ये ध्यान रखोगे यूट्रस के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको वार्म भी बोलते हैं, आपकी बुक में एक टर्म लिखी हुई है वार्म, WMB। और ये जो फर्स्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना, जहाँ से जो स्पर्म सेल है वो एंटर करते हैं, ट्रैवल करेंगे, फेलोपियन ट्यूब तक आते हैं, दोनों आपस में फर्टाइल होते हैं, जाइगोट बनता है, और उससे एम्ब्रायो आती है नेक्स्ट स्टेज, जो कि यूट्रस के साथ अटैच रहती है प्लेसेंटा के थ्रू। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ एग्जाम के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। प्लेसेंटा टर्म इंपॉर्टेंट है, ओवरी के जो भी मैंने पॉइंट बताए सारे इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है आपको ये ध्यान रखना है। एम्ब्रायो जो है एम्बेडेड रहता है, अटैच रहता है यूट्रस वॉल के साथ। यूट्रस के बारे में आपको बताया थिक एंड स्पॉन्जी होता है, और रिचली ब्लड सप्लाइड होता है। नोट करो इसको। आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट हैपन इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या होगा जब एग फर्टिलाइज्ड ना हो, यानी कि हम ये कह लेंगे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ही नहीं होगी ओविडक्ट के अंदर। तो जब स्पर्म सेल एग सेल के कांटेक्ट में नहीं आती, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता, मेल बॉडी फीमेल बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आती, तो ये जो एग सेल है जो कि 1 मंथ में, मैंने लास्ट टाइम बताया था, 1 मंथ में 1 एग सेल फीमेल ओवरी से प्रोड्यूस की जाती है। ये जो एग है ये इसका हो जाता है ब्रेक डाउन अपने कहते हैं। और साथ में मैंने बताया था यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस की वॉल जो कि रिचली ब्लड सप्लाइड, और साथ में कैसी होती है, थिक होती है एंड स्पॉन्जी होती है। तो ये जो यूट्रस वॉल है ये भी क्या होता है, इसका भी ब्रेक डाउन होने लग जाता है, ठीक है ना। ये जो यूट्रस वॉल है इसकी थिकनिंग जो थी उसमें क्या होता है, डिक्रीमेंट होने लग जाता है, और साथ में एग सेल का ब्रेक डाउन होता है। और एज अ ब्लीडिंग, ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं एग सेल और यूट्रस वॉल, ये एज अ ब्लीडिंग जो है वेजाइनल पार्ट से फीमेल बॉडी से बाहर रिलीज होता रहता है एज अ ब्लीडिंग, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जब एग सेल के कॉन्टैक्ट में स्पर्म सेल नहीं आता
तो 1 मंथ में 1 एग को प्रोड्यूस किया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, और जब ये एग ओविडक्ट से होता हुआ यूट्रस तक आता है, यूट्रस वॉल की जो हम बात कर रहे हैं रिचली ब्लड सप्लाइड और थिक एंड स्पॉन्जी है, तो ये दोनों अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि जो है स्पर्म सेल अगर कॉन्टैक्ट में आए तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है तो एज अ ब्लीडिंग ये जो वॉल है ये क्या होता है, यानी कि एज अ ब्लीडिंग जो है बॉडी से वेजाइनल पार्ट से क्या होता है बाहर इसको रिलीज़ किया जाता है, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये आपका टाइम पीरियड रहता है 2 to 8 डेज तक का। फीमेल बॉडी में जो है ब्लीडिंग होती रहती है 2 to 8 डेज के लिए, इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है मेंस्ट्रुएशन के बारे में, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर एग फर्टाइल नहीं होगा तो कौन सी प्रोसेस होती है, मेंस्ट्रुएशन। इसको शॉर्ट में हम बोल रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्ट में इसको हम एमसी भी लिखते होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में नोट करो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें आपको मेन क्या बातें ध्यान रखनी है मैं आपको बता दूं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मेल बॉडी फीमेल बॉडी के कांटेक्ट में आती है, तो उस कंडीशन में कुछ अपने को हाइजीन का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगर ऐसा ध्यान नहीं रखा जाता तो कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नेम क्या आता है, डिजीज़ का नेम आता है गोनोरिया। ये डिजीज़ जो है क्रिएट हो सकते हैं अगर हम इस हेल्थ का ध्यान न रखेंगे। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अगर हम बात करें गोनोरिया, और एक इसमें नेम आता है सिफिलिस। ये 2 डिजीज़ जो है जो कि बैक्टीरियल कॉजिंग डिजीज़ है, ये अकरिंग हो सकते हैं कब, जब ये हाइजीन का हम ध्यान नहीं रखते। ठीक है ना। और ऐसे ही वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसमें नेम आता है एक तो वाट्स, और एक इसमें नेम आता है HIV एड्स, है ना। ये 9th क्लास में और 8th क्लास में भी आप इन डिजीज़ के बारे में सुनते हो, और अभी के लिए आपको नेम ध्यान रखने होते हैं। बट मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और वहीं पे एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपको ध्यान में रखना है, इनकी फुल फॉर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये कैसे है, वायरल इन्फेक्शन है। इन इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ मेथड यूज में आते हैं, और इन मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इनको बोला जाता है। ये किस बेस पे होते हैं, एक तो फिजिकल बैरियर के बेस पे हम बात करते हैं, फिजिकल बैरियर। और फिजिकल बैरियर में अगर हम बात करें तो इसमें नेम देखो क्या आता है, इसमें एक तो इसमें लिखा आता है कॉन्डोम। मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ऐसा हम कह सकते हैं डिवाइस है, जिससे क्या होगा कि स्पर्म सेल जो है एग सेल के कांटेक्ट में नहीं आता। इसका रोल क्या रहेगा, ताकि जो एग सेल है उसके कांटेक्ट में क्या ना आए, स्पर्म सेल कांटेक्ट में नहीं आता। तो इससे प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाता है, ये यूज में लिया जाता है फिजिकल बैरियर में, इसको काउंट करते हैं हम। ऐसे ही हम बात करें केमिकल लेवल पे, केमिकल बैरियर की बात करें तो इसमें नेम क्या आता है आपके पास, हम बात करते हैं टैबलेट की, और टैबलेट जो है इसमें जो कैटेगरी आती है इसको बोलते हैं पिल्स बोलते हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें डिवाइस यूज में आती है यहाँ पे भी, इसको हम बोलते हैं कॉपर टी। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर टी बोलते हैं। फीमेल बॉडी के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है, फीमेल बॉडी में इसको इंजेक्ट किया जाता है, ध्यान रखना। इससे क्या होगा, ये जो कॉपर टी है इसके कारण जो है स्पर्म सेल आगे ट्रैवल नहीं कर पाते, ठीक है ना, उनका नरिशमेंट नहीं हो पाता, और फिर से क्या है कि जो स्पर्म सेल एग सेल के कांटेक्ट में नहीं आ पाती।
तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है यूज़ में लिए जाते हैं एज अ फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, नोट करो इसको। और अगर हम बात करें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉपर टी का इफेक्ट पड़ेगा, तो आप बताओगे इसका बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। ये यूट्रस में इरिटेशन क्रिएट कर देता है। यूट्रस में क्या होता है, इरिटेशन क्रिएट कर देगा। अगर इसको बार बार यूज़ में लिया जाता है जो डिवाइस को, तो इससे क्या होता है, यूट्रस इरिटेशन हो जाता है, तो इसका बैड इफेक्ट पड़ता है, हम कहते हैं फीमेल बॉडी के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें मेथड और कौन सा हम अप्लाई कर सकते हैं, तो जो मेल हमने बात की थी मेल बॉडी की, मेल बॉडी में हमने एक डक्ट की बात की थी, नेम था स्पर्म डक्ट, और जिसको हम वास डेफरेंस भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे, वास डेफरेंस। ये जो स्पर्म डक्ट है या वास डेफरेंस है, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को या इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। ऐसे ही फीमेल बॉडी की अगर हम बात करें, तो फीमेल बॉडी में जो ओविडक्ट है, जो आज हमने क्लास में बात की थी, और इसका अदर नेम होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और इसको ब्लॉक करने को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं इसको। तो जब इनकी ब्लॉकेज हो जाएगी, तो इससे भी क्या होगा, एग सेल के कॉन्टैक्ट में जो है स्पर्म सेल नहीं आते। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं। तो हेल्थ इशू का इसमें ध्यान रखना होता है, अपने कोई मेथड यूज़ में लेने होते हैं। कई बार क्या होता है, नॉलेज नहीं होती अपने को, है ना। और मेनली ये जो मेथड है क्यों यूज़ में ले जाते हैं, ताकि अवॉइड कर सकें किसको, प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ये मेथड यूज़ में आता है। अब यह ध्यान रखोगे, ठीक है ना, इन्फेक्शन भी ना हो, और इससे मेनली ज़्यादातर अगर हम बात करें प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ये मेथड यूज़ में आते हैं। बोलो बोलो, कोई डाउट है तो। ठीक है भी, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे डन होता है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बायो के हमने 3 चैप्टर कर लिए। अभी जो लास्ट आपका 4th चैप्टर रहता है, क्या नेम आता है इसमें, हेरिडिटी। हेरिडिटी कुछ इंट्रोडक्शन लेके आज की क्लास हम एंड करते हैं। क्या होता है हेरिडिटी, बताओगे? अगर आपको पता है तो आप डेफिनेशन इसकी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, वीडियो को पॉज करके। तो हेरिडिटी को अगर हम बात करें, कॉमनली क्या होता है, पेरेंट्स से जो भी करेक्टर्स हैं उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। जो भी करेक्टर्स हमें मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, वो जो ट्रांसमिशन की प्रोसेस रहती है पेरेंट्स से बेबी के अंदर, इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी, द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल characters from parents to new generation is called heredity. Is called heredity. ठीक है भाई, हेरिडिटी किसको बोलते हैं, जो जेनेटिकल करेक्टर्स है उनका ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से किस में, नेक्स्ट जनरेशन में या न्यू जनरेशन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। लेकिन जब ये जेनेटिकल करेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से जनरेशन में, तो कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। वेरिएशंस का मीनिंग क्या, चेंजेस कह सकते हो, डिफ्रेंशिएशन कह सकते हो, कि बिल्कुल हम अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं होते, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। सारे के सारे कैरेक्टर सेम नहीं मिल पाते अपने को पेरेंट्स से, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेरिएशंस। और ऐसा क्यों होता है, ये टॉपिक मैं आपका कवर करवा रहा हूँ। लास्ट जो हमने
जो आपका ये हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला जो चैप्टर है, इसकी जो इंट्रोडक्शन थी वो यहीं से शुरू हो रही थी, वेरिएशन से। तो वेरिएशंस जो है इसका रीज़न क्या रहेगा, तो आप बताओगे एरर इन डीएनए कॉपी। जब डीएनए कॉपी में एरर आ जाता है तो इस कंडीशन में आपको वेरिएशंस देखने को मिलती है। जब आप एक पेज फोटोकॉपी करवाते हो तो क्या वो सेम कॉपी हो जाता है? कई बार उस पर भी क्या होता है, ब्लैक डॉट आ जाते हैं ना, तो कॉपी में क्या हुआ, कुछ एरर आ गया। ऐसे ही जब जेनेटिकल करैक्टर्स जो हैं, जेनेटिकल करैक्टर क्या हो सकते हैं, अपने को अपने पेरेंट्स से क्या मिलता है, या तो अगर हम बात करें हाइट, है ना, कलर ऑफ हेयर, या यानी कि अगर हम बात करें हाइट की बात सकते हैं, कलर की बात कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि कुछ आईक्यू लेवल अपने को अपने पेरेंट्स से मिल पाता है। तो ये जो जेनेटिकल करैक्टर्स हैं जीन्स के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर जो आते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ डीएनए कॉपी के, ये डीएनए कॉपी के थ्रू ऐसा हो रहा होता है, डीएनए की कॉपी हो रही होती है और इसमें क्या आ जाते हैं, एरर आ जाते हैं, और इस एरर के कारण ये आपको क्या देखने को मिलती हैं, वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए, देखो लास्ट क्लास में हमने 2 टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, एक तो सेक्सुअल और दूसरा कौन सा था, असेक्सुअल। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से वेरिएशंस ज़्यादा किस में देखने को मिलती हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आप बताओगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट थी, 2 इंडिविजुअल की, मेल और फीमेल बॉडी दोनों की रिक्वायरमेंट थी, तो दोनों से करैक्टर मिलेंगे ना जनरेशन को, तो वेरिएशंस यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वहीं पे अगर हम बात करें असेक्सुअल, तो इसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बताया था लास्ट क्लास में मैंने, सिंगल पेरेंट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है वेरिएशंस बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो मैंने अभी क्या बताया, हेरिडिटी क्या होता है, जेनेटिकल करैक्टर का ट्रांसमिशन, आगे बढ़ना फ्रॉम पेरेंट्स टू न्यू जनरेशन, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। और इस हेरिडिटी में क्या होता है, जब डीएनए कॉपी करता हुआ नेक्स्ट जनरेशन में आता है तो उसमें एरर आ जाते हैं और इसके कारण आपको क्या देखने को मिलती हैं, वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। ज़्यादा वेरिएशंस किस में अक्यूमुलेट होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और कम वेरिएशंस किस में देखने को मिलती हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो? अब नेक्स्ट एक टर्म, नेक्स्ट एक टर्म आती है, नेम आता है जेनेटिक्स। क्या नेम आता है, जेनेटिक्स। सुनना है इसके बारे में, जेनेटिक्स क्या होता है। तो अभी हमने 2 पॉइंट्स रीड कर लिए, एक तो हमने रीड किया हेरिडिटी और एक हमने रीड किया वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इन दोनों की जब स्टडी की जाती है एक साथ, तो साइंस की इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट heredity and variations is called genetics, is called genetics। कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया आपको ये डेफिनेशन? बोलो। और एक लास्ट पॉइंट आपको मैं बता दूं आज की क्लास में, ये जो जेनेटिक्स है पूछा जाता है एग्जाम में, फादर ऑफ जेनेटिक्स बहुत बार पूछा गया, लास्ट टाइम भी पूछा गया एग्जाम में। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर किसको बोला जाता है, यानी कि इसके बारे में स्टडी करने वाले पर्सन कौन थे, तो आप नेम बताओगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जेनेटिक्स के बारे में। डेफिनेशन और फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो नेम क्या आएगा, मेंडल इसमें नेम रहेगा। बोलो, क्लियर है आपको?
तो आज की क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में रीड कर लिया, मेनली एग प्रोडक्शन की हमने बात की थी इसमें, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में रीड किया, है ना। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है उसके बारे में हमने रीड कर लिया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमने डिस्कस किया, तो उसमें जो है अवॉइड करने के लिए प्रेगनेंसी को कुछ मेथड्स यूज़ में आते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, है ना। ऑपरेशंस की, सर्जरी की हमने बात की थी, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। और उसके जस्ट बाद हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो गया था, और नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया है आज हेरिडिटी। हेरिडिटी का मीनिंग बताया मैंने आपको, वेरिएशन का कारण बता दिया, और इन दोनों की स्टडी जिसमें की जाती है, ब्रांच की, जिस साइंस की जिस ब्रांच में, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। और जेनेटिक्स के फादर किसको बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। अब इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन्होंने जो लॉज दिए हैं, लॉज ऑफ हेरिडिटी भी कह देते हैं, और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। एग्जाम के लिए उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा, आप उनको रीड करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।